संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? कमीशन जो है ये बीजेपी की एजेंट के रूप में काम कर रही है। राजनीति अलग है। बिहार में हमारा मेजर पार्टनर है ये जो आरजेडी के साथ हम लोग को जोड़ के चलना है। बाकी जो है छोटे मोटे है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। गलत वेश धारण करके मतलब अपने छदम की पहचान जिन्होंने जनता के बीच में रखी हुई है उन सबको चिन्हित किया जाएगा। जब भी फिल्म बनाएंगे सेंसर बोर्ड के पास ही सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे। दारुल उलूम देवबंद में मदरसे के मौलवी के पास नहीं जाएंगे कि मौलवी साहब देखो फिल्म कैसी बनी है, आपको अच्छी लग रही हो तो हमें सर्टिफिकेशन दे दो। बहुत बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव ने राज ठाकरे को लेकर एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने गाली दी है, कुत्ते की दुम कह दिया है। यह बड़ी खबर है, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है। पप्पू यादव ने राज ठाकरे को वो कहा है कि बिहार में कोई मराठी संस्था नहीं चलने देंगे। पप्पू यादव ने कहा हमें लड़ना आता है, हम आपस में लड़ेंगे। ये कहते कहते वो कह गए कि कुत्ते की दुम। अब कुछ लोग इसको उससे जोड़कर देख रहे हैं कि कल जिस तरह से पप्पू यादव के साथ व्यवहार हुआ था, सुलूक हुआ था, क्योंकि कांग्रेस यूबीटी उद्धव ठाकरे के साथ ही है राज ठाकरे, और पप्पू यादव भी तो कांग्रेसी। तो अब पप्पू यादव ने, बड़ी खबर है ये, राज ठाकरे को लेकर एक विवादित शब्द का इस्तेमाल किया, कुत्ते की दुम का है। मतलब पप्पू यादव राज ठाकरे को कुत्ते की दुम कह रहे हैं। अब सवाल है क्या वो अपने साथ हुई बदसलूकी का बदला ले रहे हैं गठबंधन से? ये वो कल की तस्वीरें आपको याद होंगी। कल क्या हुआ था पप्पू यादव के साथ, मंच पर उनको चढ़ने नहीं दिया गया था। हालांकि आपको बता दें, पप्पू यादव और कन्हैया के साथ हुई कथित बदसलूकी के पीछे आरजेडी का हाथ कुछ लोग बता रहे हैं। संजय निरुपम ने भी कन्हैया के साथ और पप्पू यादव के अपमान के पीछे आरजेडी को बताया था कि ये जो हुआ ये आरजेडी के दबाव में हुआ। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या वाकई तेजस्वी के कहने पर या दबाव में कन्हैया को राहुल के ट्रक पर चढ़ने से रोका गया? पप्पू यादव के साथ ऐसा हुआ, और क्या इसी वजह से पप्पू यादव अब राज ठाकरे कुत्ते की दुम पता नहीं क्या कह रहे हैं? सुनाइए, एक बार बयान आ गया, सुनाइए। और हमें लड़ने आता है राज ठाकरे जी, हम लड़ लेंगे आपसे। आप लोग कुत्ते के दुम हैं, आप लोगों की नंगड़ी नहीं सीधी हो सकती। जब म्युनिसिपल का चुनाव आता है तो आप लोग सीट जीतने के लिए बिहारी को निशाना और बिहारी को गाली गलौज शुरू कर देते हैं। बिहार और बिहारी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको औकात तो है नहीं मराठे के घर से निकलने की। कभी मराठा और बम्बई से निकल करके देखिएगा, तब पता चलेगा दुनिया कहाँ है। साहब, पप्पू यादव का बयान इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों, यूपी बिहार के लोगों के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो पार्टियां इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार की सुप्रिया सुले जो मंच पर एक साथ थी, और राज ठाकरे, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला चुके हैं। उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस। पप्पू यादव ने सीधे सीधे एक तरीके से अपने ही गठबंधन राज ठाकरे को कुत्ते की दुम कह दिया है। क्या उनके साथ, वैसे आज दिन भर ट्विटर पर और जगह जगह चर्चा थी कि बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता छोड़ सकते हैं और ये सारी चीजें, लेकिन पप्पू यादव के अपने साथ हुई बदसलूकी का बदला इस तरह से ले रहे हैं क्योंकि उनको ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया गया। लेकिन इसके पीछे क्या आरजेडी है? ये सवाल जो संजय निरुपम ने भी पूछा। क्या ये सब तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ? क्या तेजस्वी यादव ने खुद ही कन्हैया की सरेआम हुई इस बेइज्जती की पटकथा लिखी थी जो संजय निरुपम कह रहे हैं? क्योंकि बिहार बंद का ये आयोजन तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से किया गया था, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया था। खुद राहुल गांधी भी महागठबंधन इस प्रदर्शन में थे। अब सब ऐसा कहा जाता है कि पप्पू यादव और कन्हैया को ना पसंद नहीं करते हैं तेजस्वी और आरजेडी, तेजस्वी यादव, इसलिए सब हुआ। मतलब आपको बता दें, जिस वक्त पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से रोका गया, उससे पहले संजय यादव चढ़े, उसके बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार चढ़े मंच पर। यही नहीं,
बल्कि मुकेश सहनी भी मंच पर चढ़े। तीन बड़े बड़े नेता मंच पर, लेकिन पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया, कन्हैया को नहीं चढ़ने दिया। तो क्या इसके पीछे आरजेडी किसी ने नहीं टोका? लेकिन अब कन्हैया कुमार ने चढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें रोक दिया। अब आज की बड़ी खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी भी इसे कोई बड़ी घटना नहीं मान रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है आरजेडी इंपॉर्टेंट है। बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के नेता, उनसे सवाल पूछा गया कन्हैया के साथ जो कुछ हुआ, वो कह रहे हैं बिहार की राजनीति अलग है, आरजेडी उनका बड़ा पार्टनर है और ध्यान रखना पड़ता है। सुनिए। बिहार का राजनीति अलग है। बिहार में हमारा मेजर पार्टनर है ये जो आरजेडी के साथ हम लोग को जोड़ के चलना है। बाकी जो है छोटे मोटे है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। भाई प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है बिहार में, इसलिए आरजेडी के दबाव में आ गई कांग्रेस और अपने ही नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा सलूक किया। तेजस्वी के दबाव में ये सब हुआ, ये संजय निरुपम कह रहे हैं। सच क्या है हमें नहीं पता, लेकिन बाकी जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ कन्हैया और पप्पू यादव के साथ। आगे बढ़ते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो भी शायद विपक्ष के साथ ठीक नहीं हुआ। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर एक तरीके से सुप्रीम आधार मिल गया और विपक्ष को कैसे झटका लगाए, अब बात इसकी कर लेते हैं। जिस स्टेट में भी चुनाव होता है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलके वहां की वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करती है। हर चुनाव में पुनरीक्षण का कार्य होता है। मृत मतदाता, जो मतदाता नहीं रहते हैं, उनके नाम सूची से हटाए जाते हैं। कमीशन जो है ये बीजेपी की एजेंट के रूप में काम कर रही है। जो भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाया गया था उस भ्रम पर विराम लग गया है। संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? नेशनल इलेक्शन कमीशन उसको मिसयूज करके भाजपा जो प्लॉट कर रहे थे तो तृणमूल कांग्रेस अपोज किया। तमाम दलीलों को झुटलाते हुए इलेक्शन कमीशन के तरफ से माननीय राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी कार्रवाई इलेक्टोरल रिफॉर्म का चल रहा है वो संविधान के दायरे में है। सीधे से एक वाक्य में खबर को अगर मैं कहूं, ये जो रिवीजन है वोटर लिस्ट की वो जारी रहेगी, वो नहीं रुकेगी, वो सब चलता रहेगा। मतलब आप सोच कर देखिए कल क्या कुछ नहीं किया। मतलब बिहार में रेल रोकी, सड़कें बंद की, चक्का जाम किया, टायर जलाए, दुकानें बंद की, सब कुछ की ना। दिल्ली से स्पेशल खुद राहुल जी बिहार बंद कराने आए थे। आज उस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, जारी रहेगी। वोटर लिस्ट रिवाइज होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मतदाता सूची की समीक्षा चुनाव आयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये मेरे शब्द नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मतदाता सूची की समीक्षा या उसे रिवाइज ईसी इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये आज कोर्ट के अंदर हुआ, रोक नहीं लगाई। इतनी मेहनत की रोक नहीं लगी। ये विपक्ष को झटका देने वाली खबर है कि आज कोर्ट की सुनवाई के बाद भी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, जिसे कुछ लोग शुद्धिकरण या ईसी ने भी, चुनाव आयोग ने भी इसको शुद्धिकरण का नाम दिया कि मतदाता सूची को रिवाइज किया जाएगा, शुद्धिकरण उसका होगा, वो जारी रहेगा, नहीं लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि चुनाव आयोग आगे बढ़ो, संविधान तुम्हारे साथ है क्योंकि संवैधानिक जिम्मेदारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की, जो शब्द बार बार आप सुन रहे होंगे थोड़ा सा टेक्निकल है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन,
इसका मतलब वोटर लिस्ट को रिवाइज करना, जो मृत हैं, जो पलायन कर चुके हैं स्टेट से, या जो मर चुके हैं, या जो घुसपैठिए हैं जिन्होंने जो है वोटर आईडी कार्ड इस तरह से बनवा लिया, उन सबको डिलीट किया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया उसको कहते हैं। वोटर लिस्ट को रिवाइज कर दिया जाएगा, उस पर रोक नहीं लगाई। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस बागची की पीठ चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान पर तत्काल रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जिस बात को विपक्षी दल अपनी जीत बता रहे हैं, हालांकि जीत बता रहे हैं क्योंकि विपक्ष भी खुश है, कह रहे कि हम जीत गए, रोक नहीं लगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि प्राइमा फेसी, कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया हमारा मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी उन दस्तावेजों में शामिल होना चाहिए। एक सलाह दी है चुनाव आयोग को, जिस पर चुनाव आयोग फैसला करेगा, और यह है भी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा बिहार में, अब सुनिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी रहेगा। संवैधानिक संस्था के कामकाज पर कोई रोक नहीं है। आप सोच कर देखिए, राहुल गांधी जी ने कितनी मेहनत, तेजस्वी जी, बिहार बंद, रेल बंद, सड़क बंद, चक्का जाम, ये सब कुछ हुआ, संविधान लाल किताब, सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई। कोर्ट ने आयोग से सिर्फ इस बात पर विचार करने के लिए कहा, वो भी अश्विनी उपाध्याय से लेकर वकील कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मना कर सकता है, वजह बताते हुए सिर्फ विचार करने के लिए कहा कि हमको लगता है आपको विचार करना चाहिए कि आधार कार्ड को भी उन जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। आधार कार्ड, इसी कह रहा है आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। आधार कार्ड, विपक्ष को निराश करने वाली बात यह साहब कि कोर्ट ने इस केस में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया, और अगली सुनवाई अब होगी 28 जुलाई। 28 जुलाई, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो प्रक्रिया 25 जुलाई को खत्म हो जाएगी। 25 जुलाई जो डेडलाइन है ईसी की, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का एक बड़ा मतलब समझिए कि अदालत ने एक तरह से राहुल गांधी जी के उस आरोप को गलत बता दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि असंवैधानिक है, ये चुनाव चोरी है, ये वोट चोरी है, ये सारी चीजें। कोर्ट के इस आदेश से विपक्ष के वो आरोप भी झूठे साबित हुए जिसमें कहा गया कि ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से पिछड़े अल्पसंख्यकों के वोट कट जाएंगे। कोर्ट ने कहा संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसके बावजूद विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहा है। अच्छी बात है, सुनिए। ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुथ से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि जब ये एक प्रक्रिया एक बार चल पड़ी है तो इस प्रक्रिया को व्यापक बनाने के लिए, ताकि आइडिया इंक्लूजन का हो, एक्सक्लूजन का ना हो, तो उसमें दस्तावेजों की फेहरिस्त में, बास्केट में जिन चीजों को जोड़ने की हमने मांग की थी, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लगी है और वो दिशा दी गई है। इलेक्शन आईडी कार्ड टू बी द पार्ट ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। आई थिंक इलेक्शन कमीशन विल गो विद दैट सजेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। लेट अस वेट फॉर दैट। उनका ये दलील था थ्रू आउट अपने केस में कि आधार कार्ड को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया है, जबकि इसे कानूनी दर्जा प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राइमा फेसाई इलेक्शन कमीशन की दलील को मानते हुए स्टे जो आधार कार्ड के आधार पर किसी भी तरह का स्टे देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन से कि जो फॉर्म में 11 डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, उसके अलावा 3 और डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन चाहे तो कंसीडर कर सकती है। पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड और तीसरा डॉक्यूमेंट वोटर आईडी। साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ना कई महत्वपूर्ण कमेंट किए हैं, आज सब कुछ सुनने चाहिए। हर उस व्यक्ति को ध्यान से सुनने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को चुनाव चोरी और पता नहीं क्या क्या कह रहा है और इसे असंवैधानिक मानते हैं। इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी है कि वोटर वेरिफिकेशन के तहत बिहार में जो हो रहा है वो पूरी तरह से संवैधानिक है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। चुनाव चोरी, राहुल गांधी पता नहीं वोट चोरी क्या क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने वोटर वेरिफिकेशन को प्रैक्टिकल बताते हुए कहा कि ऐसा करना संविधान के तहत ईसी का, इलेक्शन कमीशन का की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोर्ट ने पूछ लिया कि
मतदाता सूची को रिवाइज ईसी नहीं करेगा, चुनाव आयोग तो कौन करेगा? कोर्ट ने इस प्रक्रिया को कृत्रिम या काल्पनिक बताने पर असहमति जताते हुए कहा कि वोटर लिस्ट से गैर नागरिकों या जो भारतीय नहीं है उनको हटाना गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा, बेंच ने कि 2003 में भी हो चुका है साहब। यही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल भी किया कि वोटर, ये सबसे जरूरी सवाल है, कोई भी बोले उससे पूछिएगा साहब कि वोटर लिस्ट की समीक्षा का काम चुनाव आयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा? आज की सुनवाई के दौरान अच्छा, नागरिकता को लेकर याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने पूरी प्रक्रिया को चौंकाने वाली बताते हुए कहा कि यह आयोग कौन होता तय करने वाला कि हम नागरिक हैं या नहीं? चुनाव आयोग थोड़ी ना तय करेगा कि कौन देश का नागरिक है कौन नहीं है। ये कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट के अंदर दलील दी। चुनाव आयोग तय करेगा कौन नागरिक है कौन नहीं। कपिल सिब्बल के इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा सवाल किया, साहब ये क्या ये देखना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है कि योग्य वोटर कौन है, योग्य मतदाता वोट डाले और अयोग्य मतदाता वोट ना डाले? नागरिकता देना ना देना या नागरिक कोई है नहीं है वो तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वोटर कौन है, ये तो अयोग्य वोटर वोट ना डालें, योग्य वोटर वोट डालें, ये तो इसी का काम है ना। यही एक और याचिकाकर्ता वकील गोपाल शंकर नारायण और कोर्ट के बीच काफी सवाल जवाब हुए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। शंकर नारायणन जी ने जब कहा कि चुनाव आयोग ने 2003 की जो रेखा खींची है वो काल्पनिक, कृत्रिम है, काल्पनिक है कि 2003 जिसकी इजाजत कानून नहीं देता, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग जो कर रहा है वो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, संविधान के तहत अनिवार्य है। 2003 की तारीख तय करने के पीछे भी चुनाव आयोग के पास फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, तर्क हैं। देखिए, शंकर नारायण ने फिर कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए, गलत है, अगर ऐसा होता है तो मनमाना और भेदभाव वाला होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप बताइए, चुनाव आयोग वही कर रहा है ना जो संविधान में प्रावधान है ना? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, संविधान के हिसाब से है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता के लिए 2003 की लिस्ट को तय करने पर सवाल उठाया। कहा कि साहब कि आयोग के मुताबिक अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। 2003 की लिस्ट में अगर आप नहीं है तो आपको वोटिंग का अधिकार ही नहीं है, मतलब आप नागरिक ही नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की मतदाता सूची की तारीख इसलिए तय की गई है क्योंकि ये कंप्यूटरीकरण के बाद पहली बार हुआ था। ये पहली बार 2003 में जब बिहार में हुआ था एसआईआर। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी सवाल किए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग के वकील ने जब कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसको बहुत ध्यान से समझिए। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उसमें आधार कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत के चुनाव आयोग को नहीं, गृह मंत्रालय को फैसला करना है। जवाब में चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हमारे पास अनुच्छेद 26 के तहत शक्तियां हैं जिसके तहत हम ऐसा कर सकते हैं कि नागरिकता वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर आधार कार्ड जो है वो प्रमाण होगा या नहीं होगा, इसको लेकर बहस आगे भी जारी रही। आगे बढ़ेंगे। मोदी ने रचा इतिहास, कोई नहीं साहब आसपास। और अब बात इसकी कर लेते हैं एक बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इतिहास रच दिया। यह सम्मान हमारे दोनों देशों की शाश्वत और गहन मित्रता का प्रतीक है। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से एक साझा गौरव के रूप में स्वीकार करता हूं। मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व
और भावुकता का पल है। साहब, एक नेता 3 देशों की संसद को संबोधन, 3 देशों की संसद को संबोधन, 4 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक हफ्ते में 4, 5 देशों का दौरा, 6 शहरों में पहुंच, 7 फ्लाइट्स और 8 दिन। मतलब मैं कह रहा हूं, ये 75 साल की उम्र में परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर देने वाले नरेंद्र मोदी, हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, जिनकी वजह से नए भारत ने आज वो रिकॉर्ड बनाया है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 27, 1 2 3 4 5 नहीं, 27 देशों से उन देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी के बाद पुतिन को 13 देशों ने इस तरह का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, दूसरे देशों का। मोदी के बाद पूरी दुनिया में इतने सम्मान दूसरे देशों के पाने वाले इकलौते नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शी जिनपिंग, पुतिन के बाद शी जिनपिंग, जिन्हें 10 देशों ने इस तरह का सम्मान दिया। शी जिनपिंग के बाद नंबर आता है खुद को दुनिया का बॉस मानने वाले अमेरिका, ट्रंप साहब, 4 देशों ने इस तरह का सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 देशों ने इस तरह से सम्मान से नवाजा है, जो 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो अवार्ड भारत को मिल रहे हैं, उसके आगे रूस, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश कहीं नहीं टिकते हैं। 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान, 27 मोदी के जरिए अवार्ड भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का अवार्ड है साहब। यह अवार्ड नए भारत की बदलती पहचान पर मोहर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित करके ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो चल रहा है साहब, कांग्रेस के कुल प्रधानमंत्रियों के संबोधन के बराबर है। कल नामीबिया की संसद को संबोधित करने के साथ मोदी ने 17 देशों की संसद को संबोधित करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 17, बाकी कौन कौन कितने, मनमोहन जी 7, इंदिरा गांधी जी 4, ये मतलब मनमोहन जी ने 7 देशों की संसद को संबोधित किया, इंदिरा जी ने 4, नेहरू जी ने 3, राजीव जी ने 2 और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 देश की संसद को संबोधित किया। इसलिए हमने कहा